लास्ट लेक्चर में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद आज के लेक्चर में हम लोग आगे के पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके बाद में अब जो आज के लेक्चर में हम टॉपिक समझने वाले दैट इज रिलेटेड टू पीरियोडिसिटी, स्लेटर रूल एंड जेड इफेक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पीरियोडिक टेबल का। हालांकि इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन कम आते हैं, बट अब इसका यूज हम लोग आगे वाले प्रॉपर्टीज में जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आगे बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यूज करने वाले होंगे। सबसे पहले मूविंग ऑन टू द पॉइंट पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब आप लोग जूनियर क्लासेस में, इवन फिजिक्स में आप पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पीरियोडिक मोशन क्या, एट आफ्टर अ सर्टेन टाइम अगर कोई चीज रिपीट होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो पीरियोडिक मोशन शो कर रहा है। वैसे पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। अब ऐसा होता क्यों है, तो उसका रीजन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैजिक नंबर जो होते हैं डाउन द ग्रुप, वो बहुत सारी जगह कॉमन होते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। तो आफ्टर 8 एलिमेंट्स, आफ्टर 18 एलिमेंट्स और आफ्टर 32 एलिमेंट्स ये कॉमन सा सीक्वेंस बनता है हर जगह। इसी में से कोई ना कोई मैजिक नंबर आता है। तो उसके बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है तो उसी रिपीटिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। देखते हैं सबसे पहले, इन अ पीरियड द अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन सेम। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना, जैसे अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड के बारे में, तो सेकंड पीरियड मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट सेकंड पीरियड के क्यों बोले गए, याद करिए। पीरियड नंबर कैसे डिसाइड करते थे, आउटर मोस्ट शेल नंबर n की वैल्यू जो होती थी मैक्सिमम। इसका मतलब है इन सारे एलिमेंट्स के अंदर कितने शेल्स आपको मिलेंगे, 2 शेल। तो सभी का जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो कौन सा शेल होगा बेटा, सेकंड शेल होगा। आउटर मोस्ट शेल 2 होगा इनका, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल नंबर क्या है बेटा, 2। तो गिवन पीरियड में अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन सेम, मतलब सेकेंड ऑर्बिट सभी के पास है, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीजेस। याद करें, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये पहला पॉइंट आया। सेकेंड पॉइंट, इन अ ग्रुप जब आप लिथियम से सोडियम जा रहे हैं तो सोडियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है या थर्ड पीरियड का, तो ऑब्वियसली थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड नंबर क्या बताता है, शेल नंबर बताता है। इसका मतलब है इसमें कितने शेल होंगे, 3। तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और इसके अंदर क्या आ जाएगा, थर्ड शेल। बट सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम और सोडियम आप जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अल्टीमेट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 1 and 1, बट द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, मतलब शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है। आगे बात कर रहे हैं, देखिएगा कॉजेस ऑफ पीरियोडिसिटी। देखें क्या होता है, क्या रीजन होता है पीरियोडिसिटी का। तो मैंने आपको बोला मैजिक नंबर या जो रेगुलर इंटरवल वाला पॉइंट है वही आने वाला है। द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू द सेम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद करें, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, शेल नंबर बढ़ता जा रहा है 2, 3, 4, 5, लेकिन हर शेल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटिटी है, नंबर है, वो क्या है बेटा, सेम। जैसे लिथियम में भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन, वही पॉइंट आपको दे रखा है। और इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट इंटरवल्स ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32। दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है जो मैं बोल रहा था आपको, दैट इज जेड इफेक्टिव। बहुत ध्यान से समझेंगे। हालांकि हम इसके कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन में आप लोगों को पता भी होगा, हम जेड इफेक्टिव या सिग्मा जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं शील्डिंग की, बट इसके कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम में आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि इसका कैलकुलेशन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। केवल फॉर्मूला है जेड माइनस सिग्मा का, और एक ऑर्डर है एसपीडीएफ के शील्डिंग का ऑर्डर, कि एस और पी का शील्डिंग स्ट्रांग होता है, डी और एफ का शील्डिंग वीक होता है। फिर भी हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जब हम आगे आने वाले पॉइंट्स में, टॉपिक्स में यूज करेंगे कि इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कांस्टेंट है, तो वो हमें अगर वैल्यूज दिख जाएं तो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाता है, उसे रियलाइज करना आसान हो जाता है। दैट्स इट। देखिए जेड इफेक्टिव, सबसे पहली बात जेड इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो है क्या जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह होता है ना, शॉर्ट में, और इसे बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फुल फॉर्म क्या है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब क्या हुआ, Z की अगर मैं बात करूं
तो Z आप याद करें, Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब भी हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं तो Z का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही किसी एलिमेंट का क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं Z पे प्लस लगा दूं तो इस प्लस लगाने का मतलब क्या हुआ? कौन चेंज हुआ? प्रोटॉन चेंज हुआ या इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ? इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन प्रोटॉन की क्वांटिटी स्टिल सेम है। तो अगर मैं Z प्लस लिख दूं, Z लिख दूं, Z माइनस लिख दूं, इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा बेटा? सेम। तो किसी भी एलिमेंट या उसके आयंस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी हो सकते हैं। चलिए आगे बात कर रहा हूं। Z यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, और साथ ही साथ इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर चार्ज। अब ये हमारे टॉपिक का बिगिनिंग पार्ट आ गया। Z इफेक्टिव, फुल फॉर्म मैंने बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फुल फॉर्म मैंने बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझने के लिए पहले हमें क्या समझना जरूरी था? तो पहले हमें न्यूक्लियर चार्ज समझना जरूरी था। न्यूक्लियर चार्ज हमें पता चल गया, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये प्रोटॉन होते कहां हैं? तो प्रोटॉन ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं एटम के अंदर आपको मिलेगा। कंडीशन देखिएगा, सपोज ये एक एटम लिया मैंने, उसका प्रोटॉन है या उसका न्यूक्लियस मैंने रिप्रेजेंट करा, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। इसी एटम के अंदर आपको ऑर्बिट्स मिलेंगे, शेल्स मिलेंगे। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, सिमिलरली मैंने बना दिया ये थर्ड शेल है सपोज। अब आप देखिए, जैसे ही ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आया, तो एक बात बताओ, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जानते हैं कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो प्लस और माइनस में आप खुद बताइए, अट्रैक्शन होना चाहिए या रिपल्शन? ऑब्वियसली अट्रैक्शन होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन हुआ। अब अगले शेल में या इसी शेल में अगर मैं बात करूं, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बेटा इस प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो इसके टूवर्ड्स तो था पहले। जब तक ये दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं था तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे अपना पूरा अट्रैक्शन दे सकता था, लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आया उसके जीवन में, तो उसे थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी देना पड़ेगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ होल्डेड रहेगा, तो वो अपना कुछ अट्रैक्शन इसे भी देगा। ऐसे जिस तरह से, ऐसे ही जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो जो लास्ट आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जिसे हम लोग यहां पर टारगेट इलेक्ट्रॉन या टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टारगेट इलेक्ट्रॉन या टेस्ट इलेक्ट्रॉन। हम लोग हमेशा Z इफेक्टिव का कैलकुलेशन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर करेंगे, हालांकि हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जनरली जो हमारा कैलकुलेशन रहेगा वो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर ही रहेगा। तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो टारगेट इलेक्ट्रॉन है। अब ये न्यूक्लियस का काम क्या रहेगा? ये इस टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए अपना पूरा अट्रैक्शन देना चाहेगा, कोशिश करेगा कि मेरे पास जितना दम है उतना लगा के उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूं। लेकिन आप जानते हैं कि इसके और इसके अट्रैक्शन को रोकने का काम कौन करेंगे बेटा? ये जो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ये इसका पूरा अट्रैक्शन वहां तक नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये खुद कुछ अट्रैक्शन को, कुछ चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हुआ क्या कि न्यूक्लियस ने जो अपना न्यूक्लियर चार्ज या अपना अट्रैक्शन टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए भेजा, उतना पूरा टारगेट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा नहीं। उस न्यूक्लियर चार्ज में कुछ ड्रॉप आएगा ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इस टारगेट इलेक्ट्रॉन के पास जो नेट अट्रैक्शन पहुंचेगा, उस नेट अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर चार्ज से वो कम होगा, और इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सपोज टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं, टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए इस न्यूक्लियस ने कितना अट्रैक्शन भेजा? Z, जो क्योंकि उसका पावर ही Z है। लेकिन क्या इनर इलेक्ट्रॉन्स ने इसका कुछ अट्रैक्शन कम कर दिया? तो यस, क्योंकि अट्रैक्शन की वैल्यू में डिक्रीज आया, इसीलिए माइनस। और जितने से वो अट्रैक्शन को डिक्रीज करते हैं उसे हम लोग एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कांस्टेंट को बोलते हैं सिग्मा। इसका नाम है शील्डिंग कांस्टेंट, जिसे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट से निकाल सकते हैं। तो जो टारगेट इलेक्ट्रॉन पर
लास्ट अट्रैक्शन पहुंचेगा न्यूक्लियस का, उसे हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय जेड इफेक्टिव। चलिए अब इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने जनरलाइज आपको बता दिया, अब पॉइंट्स वन बाय वन देख रहे हैं हम लोग, देखते जाइएगा। सबसे पहली बात, एक डायग्राम आपके सामने है, ये न्यूक्लियस हो गया, कई सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं यहां पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे बेटा, क्यों मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे? सपोज ये न्यूक्लियस हो गया और शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो एक बात बताओ, इन दोनों के अट्रैक्शन को, भाई 1 + 1 - है, तो इन दोनों के अट्रैक्शन को रोकने का काम कोई कर सकता है क्या? तो कोई नहीं कर सकता। अट्रैक्शन तब रुकेगा जब कोई और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो कम से कम अट्रैक्शन रोकने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 2 या 2 से ज्यादा। इसीलिए हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे। देखिए, न्यूक्लियस, टारगेट इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है ये इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन दोनों के अट्रैक्शन को रोकने का काम करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव को क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। तो यहां पर लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स, यहां पर लग रहा है रिपल्शन फोर्स, और इसकी वजह से इस न्यूक्लियस का टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा। देखिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, टारगेट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस ने उस पर अट्रैक्शन लगाया, एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इस टारगेट और न्यूक्लियस के बीच में जितने भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब उसके ऊपर क्या लगाएंगे? रिपल्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो ये क्या है? स्क्रीनिंग और शील्डिंग क्या है? जो इनर इलेक्ट्रॉन दोनों के अट्रैक्शन को जिस अमाउंट से ड्रॉप करते हैं, डिक्रीज करवाते हैं, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। चलिए आगे बात करें। ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस तो अपना पूरा जेड अट्रैक्शन लगा रहा था, लेकिन बीच वाले इलेक्ट्रॉनों ने उस जेड को थोड़ा सा डिक्रीज करा। कितने से डिक्रीज करा था? सिग्मा से। तो उसी की बात हो रही है यहां पर। टोटल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉट जेड, इट इज जेड इफेक्टिव। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा। देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, वो जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज है ना, यहां से ये जो Z में से माइनस हुआ है, तो ये रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव। इफ न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z इफेक्टिव, सिग्मा is known as screening or shielding constant. So the formula of net attraction of nucleus on the outermost shell electron, target electron, test electron is given by the formula Z effective is equal to Z minus sigma. चलिए आगे बात करें। अब ये Z effective is equal to Z minus sigma जो है, तो एक बात बताइए, आपको बोला एक एटम है लिथियम, क्या ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? यस। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 में से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने क्या मान लिया? टारगेट इलेक्ट्रॉन मान लिया। तो बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या लगाएंगे? स्क्रीनिंग लगाएंगे, शील्डिंग लगाएंगे। न्यूक्लियस और थर्ड इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को वो 2 इलेक्ट्रॉन रोकेंगे। पर वो 2 इलेक्ट्रॉन कितना अट्रैक्शन रोकेंगे ये हम कैसे पता करें, या उस सिग्मा को, शील्डिंग की वैल्यू को हम कैसे पता करें? तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है जिसे हम लोग स्टडी करेंगे। दे वर डिफाइंड बाय और गिवन बाय स्लेटर, देयरफॉर इट इज नोन एज स्लेटर्स रूल। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये स्लेटर रूल जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ये रूल है, ये लॉ नहीं है। मतलब ये 100% करेक्ट नहीं है, बट इससे हमें आगे की प्रॉपर्टीज को समझने में, एक्सप्लेन करने में मदद मिलती है, इसीलिए हम इसका डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, बेटा एक बात अभी बताइए, मैंने आपको बोला भी था ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास इस एटम में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए
क्या न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि दोनों के अट्रैक्शन को रोकने वाला कोई तीसरा है ही नहीं। इसका मतलब है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सिग्मा का जो वैल्यू हो जाएगा, उस सिग्मा का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 0। क्यों आ जाएगा सिग्मा का वैल्यू 0? क्योंकि इनके बीच में शील्डिंग करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए, इसीलिए सिग्मा का यूज हमेशा तभी आता है जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज स्लेटर्स रूल डज नॉट होल्ड, आंसर रहेगा या फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वैल्यू ऑफ सिग्मा इज ऑलवेज 0, क्योंकि वहां शील्डिंग लगाने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे जा रहे हैं। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और एक मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाला सिस्टम। क्यों ऐसा हुआ समझिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है एक ही शेल होगा, और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है शेल डिफरेंट होंगे, ऑर्बिट डिफरेंट होंगे, तो उसकी वजह से भी रूल में कुछ चेंजेस आएंगे, वैल्यू में कुछ चेंजेस आएगा। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की अगर मैं बात करूं तो क्या बात आ रही है, कंडीशन आ रही है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये पहला शेल है। पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन आया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1 आफ्टर दी अदर फिल होते हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन आया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया। तो बेटा इस न्यूक्लियस और इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को रोकने वाला कोई है या नहीं है? नहीं है। लेकिन जैसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन आया तो इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को रोकने का काम करने वाला केवल कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। और इसीलिए इसके इन दोनों के अट्रैक्शन को स्क्रीन करने का काम कितना इलेक्ट्रॉन करेगा? केवल एक। टारगेट तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि उस पर तो अट्रैक्शन निकालना है। तो देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज 0.30। अब ये 0.30 कैसे आया? तो इसमें मेरा दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है, ये काम किसका है, कारनामा किसका है? स्लेटर का। वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। देखें, इन हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, हीलियम ले लें, लिथियम प्लस ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बेरिलियम 2 प्लस ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। जितने भी 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक आपका टारगेट रहेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन क्या लगाएगा? शील्डिंग लगाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग डिफाइंड है वो कितना डिफाइंड है बेटा? 0.30। ध्यान रखें, ये वैल्यू किसके लिए है? 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। अब देखें, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन। 1s का मतलब क्या हुआ? जब आप हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक टारगेट है, तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा जो स्क्रीनिंग लगाएगा? एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और उसका वैल्यू यहां पर दे रखा है 0.30। अब आप कैलकुलेशन करें तो Z इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला क्या बोला? Z माइनस सिग्मा। Z मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन चेंज नहीं होगा भले चार्ज आए या ना आए। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 2। और क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? यस। तो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग लगाएगा और उस एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कितना है बेटा? 0.30। तो इसको माइनस किया, कितना आ गया? 1.7। खास बात बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं, ये तो हमने किसके लिए कैलकुलेशन कर लिया? हीलियम के लिए, ठीक है ना? फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस, सपोज आपको कैलकुलेशन दिया जाता Li+ का। अब आप देखो, क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए आपको ये रूल, बी नंबर वाला रूल यूज करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, Z इफेक्टिव अगर निकालना है तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। लिथियम का Z एटॉमिक नंबर तो 3 ही रहेगा, भले चार्ज लगा दो या कुछ भी कर दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। और सिग्मा निकालना है, सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉनों का है बेटा? इस Li+ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में से 2 में से एक इलेक्ट्रॉन हमारा टारगेट होगा एंड रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना आएगा? 0.30। ये फिक्स्ड है। जितने भी 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उसका सिग्मा आप बिना सोचे समझे 0.3 रख सकते हैं। ये कैलकुलेशन आ जाएगा 2.7। मूविंग ऑन टू द थर्ड एग्जांपल, अगर आपको यहां बेरिलियम 2+ का Z इफेक्टिव बोल दे, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? यस, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला Z माइनस सिग्मा। 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का सिग्मा फिक्स्ड है, यह वैल्यू आ जाएगी 3.7। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए,
क्या हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन है? यस। क्या लिथियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है? यस। क्या बेरिलियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है? यस। मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल यहां दिख रहे हैं आपको, ये सारे कैसे हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और सेम इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पीशीज को एक नाम दिया जाता है, आ गया होगा माइंड में, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे के हर कॉन्सेप्ट में काम आएगा कि जब भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एक बात देखिए, हीलियम पे चार्ज कैसा है बेटा? 0। लिथियम पे चार्ज कैसा है? +1। बेरिलियम पे चार्ज कैसा है? +2। क्या हीलियम से बेरिलियम की तरफ आने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है? तो यस। और उस पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने के साथ साथ क्या Z इफेक्टिव की वैल्यू भी बढ़ रही है? तो बिल्कुल सही। तो इसीलिए हम लोग एक कंक्लूजन यहां से निकालेंगे कि Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, और इसी का रिवर्स आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पर यह रिलेशन ध्यान रखेंगे अभी किसके लिए बताया गया है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, और यह एक और जगह काम आएगा फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, बाकी जगह इसको यूज नहीं करना है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो इस कैलकुलेशन के बाद है ना, पॉइंट 1 पॉइंट 2 हमने पढ़ लिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, अब मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, मतलब 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ऑब्वियसली फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ऐसे नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होंगे। इस केस में हमारा, मैंने बोला है, हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे आउटर मोस्ट शेल में करेंगे। आउटर मोस्ट शेल नंबर क्या होता है बेटा? n। और हम जानते हैं आउटर मोस्ट शेल में या n के साथ जो सबशेल आते हैं वो s और p ही होता है। तो आउटर मोस्ट शेल का कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे ns हो या np हो, उसके लिए जब हम बात कर रहे हैं तो जितने भी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक तो टारगेट हो जाएगा, रिमेनिंग जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबका सिग्मा कितना होगा बेटा? 0.35। NH शेल के इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना होता है? 0.35। इसके अलावा उसी में जो n-1 शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका सिग्मा होगा 0.85 पेनल्टीमेट का। और इसके अलावा अंदर और अगर n-2, n-3, n-4 या और इनर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उन सबका सिग्मा कितना हो जाएगा? 1.0, मतलब 1 हो जाएगा स्क्रीनिंग। इसको अप्लाई करेंगे, देखिए ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक कंडीशन आपको समझा रहा हूं, कुछ केस समझा रहा हूं। सपोज सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सो ऑन। आप आगे बढ़ते गए, ध्यान से सुनना। Z इफेक्टिव निकालना है। Z इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। Z माइनस सिग्मा करूंगा तो क्या आ जाएगा? Z इफेक्टिव आ जाएगा। कैलकुलेशन कर रहा हूं। Z किसको बताता है? एटॉमिक नंबर को। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, दिस 5, 6 एंड सो ऑन। आप देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करेंगे क्योंकि इसमें कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है बाय अ वैल्यू ऑफ 1। डेल्टा Z इंक्रीजेस बाय 1। हर जगह ऐसा ही होगा, ठीक है, सेकंड और थर्ड पीरियड में। सेकंड बात करें, ध्यान से सुनिएगा, सिग्मा कैलकुलेट करना है। अब लिथियम के लिए सिग्मा निकालना है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं न्यूट्रल फॉर्म में, ये मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। मतलब इसमें जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से एक टारगेट होगा, रिमेनिंग आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का सिग्मा 0.35, उससे अंदर वाले शेल का सिग्मा 0.85 और उससे अंदर वाले शेल्स के, सारे शेल्स के सिग्मा 1 आएगा। तो लिथियम के लिए मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, देखिएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ये शेल क्या कहलाएगा? N, और ये शेल क्या कहलाएगा? N-1। अब आप बताओ NH शेल में हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन सा होगा? आउटर मोस्ट शेल का। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है कितने? एक ही तो है। तो ये तो कोई स्क्रीनिंग नहीं लगाएगा, ये तो खुद ही टारगेट है। अब स्क्रीनिंग कौन लगाएगा? N-1 के इलेक्ट्रॉन। और N-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से वो भी N-1 के हैं, तो 0.85। तो वैल्यू आ जाता है 1.7। तो ये सिग्मा का वैल्यू आ गया। तो लिथियम के लिए सिग्मा का वैल्यू आ गया 1.7। अब थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, लिथियम के बाद जो अगला एलिमेंट है बेरिलियम। बेरिलियम में जो नेक्स्ट एक 3 से 4 हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा?
n-1 में आएगा या n में आएगा? तो ऑब्वियसली पता है n में आएगा, नया इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ऐड होगा। तो वो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा, आप बताइए nth इलेक्ट्रॉन के लिए, nth शेल के एक इलेक्ट्रॉन के लिए अभी सिग्मा की वैल्यू क्या बताई गई थी? 0.35। इसका मतलब है जब मैं लिथियम से बेरिलियम पे जाऊंगा तो अगर इसका सिग्मा 1.7 है तो अगला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन, उससे सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी कितने से? 0.35 से। और 0.35 से अगर वैल्यू बढ़ेगा तो यह आ जाएगा 2.05। इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं एक केस में, ताकि हमें क्लियरली समझ में आ जाए, रीजन समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बेरिलियम के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखिएगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 4, है ना। कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए 1s2 2s2। इस शेल को बोलेंगे n, इस शेल को बोलेंगे n-1। टारगेट इलेक्ट्रॉन हमेशा किसको लेके चल रहा हूं? आउटर मोस्ट शेल को। बताइए nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो में से एक को क्या मानूंगा? टारगेट। तो स्क्रीनिंग केवल एक इलेक्ट्रॉन ही लगाएगा nth शेल का, और 2 इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग लगाएंगे n-1 के। सिग्मा की वैल्यू पहले, आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीनिंग लगाएगा वो 0.35 से लगाएगा, और n-1 शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग लगाते हैं उनका इंडिविजुअल वैल्यू होता है 0.85। तो देखिए, इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2.05, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिया है। अब आप बताओ, बेरिलियम के बाद जब बोरॉन आएगा, इस बेरिलियम को काट कर अगर मैं बोरॉन कर दूं तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आएगा? ये 2s2 के बाद क्या आएगा? 2p1, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस में आया? n-1 में आया या nth शेल में आया? nth शेल में आया, और nth शेल का हर इलेक्ट्रॉन कितना सिग्मा लगाएगा? 0.35। मतलब इसमें 0.35 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.4। सिमिलरली 0.35 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.75। आई होप कंडीशन सबको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से ये कैलकुलेशन होने वाले हैं सेम पीरियड में, सेकेंड और थर्ड पीरियड की अभी मैं बात कर रहा हूं कंसेक्यूटिव मेंबर्स की। अब एक बात देखिए, अगर Z और सिग्मा आपको पता चल गया, ठीक है ना, Z और सिग्मा पता चल गया, यहां मैं लिख दे रहा हूं, सिग्मा की वैल्यू कितने से चेंज हो रही है? तो चेंज हो रही है 0.35 से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 0.35 शील्डिंग अप्लाई करेगा। अच्छा, अभी एक बात बताओ, ये तो बात हो गई S और P के लिए। जब मैं डी ब्लॉक की बात करता हूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, न्यू इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे स्कैंडियम से टाइटेनियम गए, टाइटेनियम से वेनेडियम गए, तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां आता है? डी में आता है ऑब्वियसली। पर वो डी के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है? एन होता है या n-1 होता है? तो वो जो नया इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी में आता है। और आप खुद बताओ, n-1 डी में अगर इलेक्ट्रॉन आया तो बेटा वहां पर जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसका सिग्मा या शील्डिंग कितने से राइज होगा? n-1 की वैल्यू कितनी बताई गई है आपको? 0.85। तो यहां जैसे 0.35 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डी ब्लॉक की सीरीज में सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज होगा 0.85 से। चलिए आगे बात कर रहे हैं, Z इफेक्टिव निकालना है। Z माइनस सिग्मा कर दिया, Z इफेक्टिव आ जाएगा। तो इसका Z इफेक्टिव का जो वैल्यू आएगा दैट इज 1.3, इसका Z इफेक्टिव आएगा 1.95, इसका Z इफेक्टिव आएगा 2.6 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो, Z अगर 1 से बदल रहा है, सिग्मा अगर 0.35 से बदल रहा है, तो Z माइनस सिग्मा जो यहां पर इंक्रीज आएगा, तो Z इफेक्टिव में जो इंक्रीज आ रहा है वो 0.65 से आ रहा है। अब इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं? तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक बात बोली कि लेट द Z इफेक्टिव ऑफ लिथियम इज X एंड कैलकुलेट द Z इफेक्टिव ऑफ बोरॉन। ठीक है ना, इस बोरॉन का Z इफेक्टिव निकालने को बोल दिया। तो अब हमको यह समझ में आना चाहिए कि लिथियम और बोरॉन क्या सेम पीरियड के हैं या नहीं है? तो हैं, और सेम पीरियड में कंसेक्यूटिव एलिमेंट में Z इफेक्टिव का वैल्यू कितने से बढ़ता है? 0.65 से। तो अगर लिथियम का वैल्यू X है तो बोरॉन तक जाने में जंप कितनी बार हुआ? 2 बार जंप हुआ, और 2 बार जंप हुआ मतलब 2 बार 0.65 बढ़ेगा, तो 2 टाइम्स हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? 0.65। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो आंसर आने वाला है दैट इज X प्लस 1.3। अब ये वैल्यूज देख लीजिए, ये वैल्यू वहां पर इसके जस्ट बाद वाली स्लाइड में मैंने डायरेक्टली नोट करवा रखी है आपको। सीधा सा जो रीजन हमें मिल रहा है, जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि गिवन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है। Z भी बढ़ता है, देखो Z बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ता है, बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव भी बढ़ता है।
लेकिन एक बात बताइए, सिग्मा की वैल्यू कितने से राइज हो रही है? 0.35, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितने से राइज हो रही है? 0.65। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड, वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ सिग्मा इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं सिग्मा और जेड इफेक्टिव की बात करूं तो मोर डोमिनेटिंग वैल्यू किसकी इंक्रीज हो रही है? ये तो 0.35 मतलब 35% से इंक्रीज हो रहा है, और ये 0.65 मतलब 65% से इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जो डोमिनेटिंग नेचर सिग्मा और जेड इफेक्टिव में से हम लोग लेके चलेंगे वो किसका होगा? जेड इफेक्टिव का। इसीलिए आगे आने वाले सारे केसेस में हम लोग जो फैक्टर यूज करेंगे गिवन पीरियड में, वो फैक्टर कौन सा होगा? जेड इफेक्टिव। अब एक बात बताना, जेड इफेक्टिव क्या बता रहा है? न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा या दूर जाएगा? तो पास आएगा, और जब पास आएगा तो आप खुद बताइए साइज या रेडियस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज एटॉमिक रेडियस, कि लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और साइज क्या होता जाता है? जनरली इन अ पीरियड डिक्रीज होता है। चलिए, ये जो वैल्यूज है ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, जो अभी मैं शो कर रहा हूं। ये देखिए, गिवन पीरियड में लिथियम यहां पर ये वैल्यू है, आप देख सकते हैं, बट बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन हर जगह आप देखेंगे 0.65 से वैल्यू जो है जेड इफेक्टिव की वो बढ़ती जा रही है। अब आता है पॉइंट ग्रुप का। देखें ग्रुप में क्या ट्रेंड आता है, उसको भी समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। ग्रुप में जब हम बात करते हैं बेटा, तो ग्रुप 1 फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन, इन सारे एलिमेंट्स के लिए अगर हम लोग जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन करें तो उसके लिए पहले हमें जेड, देन सिग्मा, और साथ ही साथ जेड माइनस सिग्मा करके हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? जेड इफेक्टिव। एटॉमिक नंबर जेड जो है वो सबके पता ही होंगे, मैजिक नंबर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां पर मैं इनके एटॉमिक नंबर्स लिख दे रहा हूं। सिग्मा का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो लिथियम के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का या स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले हमने किया है, दैट इज 1.3। सॉल्व करेंगे, जेड इफेक्टिव आ जाएगा 1.7। सोडियम के लिए कैलकुलेशन में आपको करके बता दे रहा हूं, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसीलिए आपको यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, और साथ ही साथ आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s1। मैंने आपको ऑलरेडी बोला, पहले आप इसे सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद शेल नंबर दे दें n, n-1, n-2। किसी भी एलिमेंट के लिए जनरली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर लगने वाला जेड इफेक्टिव हम कैलकुलेट करेंगे। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 1, और आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से एक को हमें क्या मानना होगा? टारगेट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यही हमारा टारगेट होगा, और ये खुद के ऊपर कोई शील्डिंग या स्क्रीनिंग नहीं लगाएगा। रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से आने वाले सिग्मा को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखिएगा n-1 शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 8, और ये 8 इलेक्ट्रॉन, n-1 का हर इलेक्ट्रॉन कितना सिग्मा लगाएगा बेटा? 0.85, तो 8 इंटू 0.85 प्लस n-2 या और इनर वाले जो शेल्स होते हैं उनका हर एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू 1 है स्लेटर रूल से, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और उनका सिग्मा का वैल्यू 1। सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 8.8। तो देखें यहां पर सोडियम का जो सिग्मा का वैल्यू आ गया वो 8.8 आ गया। सॉल्व करने पर जेड इफेक्टिव का वैल्यू आ जाएगा 2.2। रेस्ट ऑल के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकली तो आपको सभी का जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या मिलता है बेटा? स्लेटर्स रूल से 2.2। यहां 8.8 है तो यहां 16.8 आ जाएगा, यहां 34.8 आ जाएगा सिग्मा, और यहां 52.8 आ जाएगा। इसे देखकर, ये स्लेटर रूल से कैलकुलेशन है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, स्लेटर रूल का कैलकुलेशन सिर्फ हम यूज करेंगे क्योंकि उससे हम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। ये 100% करेक्ट रूल नहीं है, ये लॉ नहीं है, ये रूल है, बट फिर भी हम इसको यूज करेंगे। देखिए स्लेटर रूल से जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, जो कंक्लूजन हमें मिल रहा है वो ये है कि डाउन द ग्रुप जाने पर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड से थर्ड पीरियड जाने पर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जेड इफेक्टिव बिकम्स कांस्टेंट। तो हम लोग स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली ये बोलते हैं कि जनरली डाउन द ग्रुप जाने पर मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन में जेड इफेक्टिव क्या होता है? कांस्टेंट। बट सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, पहला ऑप्शन दिया जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन दिया जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन दिया जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, और चौथा ऑप्शन दिया जेड इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? जेड इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। यही सारी वैल्यूज
नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, चेक करिएगा। ग्रुप 1 के लिए यहां पर बात कर रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पहले तो डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव बढ़ा और उसके बाद जेड इफेक्टिव क्या हो गया, कांस्टेंट। चेक करिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन में कांस्टेंट है। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर मैंने बोला था सेकंड और थर्ड पीरियड में जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितने से इंक्रीज होता है, तो वो 0.65 से होता है। एक खास बात, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर है, बट डाउन द ग्रुप एस ब्लॉक के लिए हमने देखा जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है। आगे जब आप डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए चेक करेंगे तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, क्योंकि उसमें डी और एफ के इलेक्ट्रॉन वहां पर एंटर होना शुरू होते हैं, जिनका शील्डिंग हम लोग जानते हैं पुअर होता है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए आगे बात कर रहा हूं, फॉर सेम शेल शील्डिंग इफेक्ट हैज द ऑर्डर एज। ये हम कब बात कर रहे हैं, जब n का वैल्यू क्या रखा गया, सेम शेल के लिए बात कर रहे हैं, एक ही शेल के लिए बात कर रहे हैं। और यहां हम सब शेल की शील्डिंग का ऑर्डर देखेंगे एसपीडीएफ में से। स्लेटर ने क्या बोला कि अगर NH शेल है तो उसके S और P दोनों का शील्डिंग कितना होगा, 0.35। n-1 में एसपीडी आते हैं, उनका सबका शील्डिंग 0.35। n-2 में एसपीडीएफ आते हैं, उन सबका शील्डिंग कितना, 1। लेकिन एक्चुअली स्लेटर रूल के अलावा भी कुछ बातें हैं और वो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। एसपीडीएफ की जब हम बात करते हैं तो शील्डिंग का जो ऑर्डर देखा गया वो ये, डी और एफ को हम लोग बोलते हैं बेटा कि दे शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और एस और पी को हम लोग बोलते हैं कि दे हैव स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। अगर पूछा जाए एक्सेप्ट स्लेटर रूल, है ना, स्लेटर रूल की बात नहीं कर रहे, क्वेश्चन में अगर लिखा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग ऑफ डिफरेंट सबशेल्स, तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। एस स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डिंग दिखाता है, एफ पुअरेस्ट या वीकेस्ट शील्डिंग दिखाता है। और इसका रीजन क्या होता है, अब देखें, पेनिट्रेशन पावर। अब ये पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, न्यूक्लियस के आसपास जब हम सबशेल्स की बात करते बेटा, तो सबशेल में सबसे पहले कौन सा सबशेल आएगा, एस। तो ये न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये खुद अट्रैक्शन एब्जॉर्ब करेगा तो अगले वाले के पास अट्रैक्शन कम पहुंचेगा, जेड इफेक्टिव कम पहुंचेगा। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन को रोकने का काम, खुद रखने का काम किसने किया, एस ने। और इसीलिए इसका शील्डिंग सबसे स्ट्रांग होगा, उसके बाद आएगा पी, उसके बाद आएगा डी, और एफ के पास तो अट्रैक्शन ही कम पहुंचेगा तो वो रोकेगा क्या, इसीलिए पूरे शील्डिंग आती है एफ की। इसको हम लोग समझने के लिए इनके शेप्स से भी समझ सकते हैं। एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है, डंबल। डी का शेप कैसा होता है, डबल डंबल। और एफ का शेप कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड। अब मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन की वेव्स निकलेंगी, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो ये पूरी तरह से अट्रैक्शन को रोक सकता है। मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को सबसे ज्यादा रोकने का काम कौन करेगा, एस। लेकिन इसी के बदले मैंने पी लिया, तो पी में क्या होगा कि पी में बीच में क्या आ जाता है बेटा, नोड। और साथ ही साथ क्योंकि पी स्फेरिकल नहीं है, इसका सरफेस एरिया यहां से कम है, तो इससे कुछ अट्रैक्शन आसानी से आगे निकल जाएगा और इसीलिए पी का शील्डिंग जो है वो कम। डी में दो नोड्स या नोडल प्लेन आ जाएंगे, तो इसमें यहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आगे जा सकता है, इसीलिए उसका शील्डिंग और कम। एफ का शील्डिंग सबसे क्या हो जाएगा, पुअर। देखिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, Z effective for different ions of an element। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में आपको एक कंडीशन बोली थी कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आता है तो Z effective इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी देखने को मिलेगा। Z effective डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आगे हर जगह काम में आएगा। ये 2 जगह पर काम करता है, Z effective फॉर डिफरेंट आयंस ऑफ द सेम एलिमेंट एंड Z effective फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाउ Z effective फॉर डिफरेंट आयंस ऑफ एन एलिमेंट, ये पहला वाला जो केस है इसे कंसिडर कर रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, नाइट्रोजन के डिफरेंट स्पीशीज हमने लिए। एक नाइट्रोजन का कैटायन लिया, नाइट्रोजन का न्यूट्रल स्पीशीज लिया और नाइट्रोजन का एनायन लिया, और इसमें Z effective का ऑर्डर आप देख सकते हैं। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका Z effective ज्यादा, जिस पर न्यूट्रल चार्ज है उसका Z effective कम, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसका Z effective और भी कम होता जाएगा। सिमिलरली Z effective ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की अगर मैं बात करूं
तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम जानते कौन होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो ये पहला वाला जो केस आपको दिख रहा है, इसमें आप देखें सभी 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, और सेकंड वाले केस में ये सभी 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और अगेन जो ऑर्डर यूज हो रहा है वो क्या है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव कम। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अभी हमने जो जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन किया, वो जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन हुआ है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को टारगेट मानते हुए। मतलब आउटर मोस्ट शेल मतलब एनएच शेल, और एनएच शेल में केवल एस और पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको कुछ एडवांस बातें अगर हम लोग यहां पर करें, हालांकि नॉट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस, बट पता होना चाहिए कि अगर आपको डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम डी एंड एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस शेल में ये हैं उसी को आउटर मोस्ट शेल रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके लिए सीधे से 2 रूल्स हैं कि जिस शेल में डी एंड एफ है, तो अगर मैं उस शेल को एन मान रहा हूं, तो एनडी एंड एनएफ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो शील्डिंग होगा वो 0.35 होगा, और इसके अलावा ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग होगा वो कितना होगा, 1। तो ये रूल हमें यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं पूरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 4s2 और 3d1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने रीअरेंज कर दिया है इंक्रीजिंग शेल नंबर के हिसाब से। अब देखिए इस शेल को हम मान रहे हैं n, इस शेल को हम मान रहे हैं n-1, इस शेल को हम मान रहे हैं n-2, और इस शेल को हम लोग क्या मान रहे हैं n-3। अब स्कैंडियम के लिए आपको 2 तरह के कैलकुलेशन आ सकते हैं, एक तो आउटर मोस्ट शेल के एस या पी इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेशन, और एक n-1 वाला डी या डी और एफ इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेशन। दोनों कैलकुलेशन करेंगे 1 by 1, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं टारगेट इलेक्ट्रॉन किसको मान के चल रहा हूं, एनएच शेल के इलेक्ट्रॉन को, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, उसको अप्लाई कर रहा हूं। देखिएगा तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा का कैलकुलेशन अगर करना है तो बताइए एनएच शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट मान लिया, रिमेनिंग आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन कितना सिग्मा लगाएगा, 0.35। n-1 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 9। ये n-1 का हर इलेक्ट्रॉन कितना सिग्मा लगाएगा, 0.85। और इसके अलावा जो ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं n-2 n-3, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सबका सिग्मा कितना आ जाएगा, 1। जब सॉल्व करेंगे 0.35, ठीक है, प्लस यहां पर करने पर आ जाएगा 8.5 माइनस 0.85, 10 में से 1 माइनस कर दिया यहां पर, और साथ ही साथ यहां पर आ जाएगा 10। ओवरऑल सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमको यहां पर मिलेगी वो आ जाएगी 18। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 18। अगर सिग्मा 18 है और z का वैल्यू कितना है 21, तो अगर मैं z इफेक्टिव कैलकुलेट करूंगा z माइनस सिग्मा करके, तो हो जाएगा 21 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू 3। मतलब ये जो z इफेक्टिव 3 आया, ये z इफेक्टिव 3 किस पे आया है, आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन इसी में अगर मैं चेंज करना चाहूं और मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूं अब d और f इलेक्ट्रॉन पे, सपोज इसके लिए मैं d इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये रूल जो ऊपर लिखे हुए थे इन्हीं रूल्स को यूज करूंगा। देखिएगा सबसे पहले सिग्मा का कैलकुलेशन। अब हम सिग्मा का जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो कैलकुलेशन करने वाले हैं 3d इलेक्ट्रॉन पे। इसको हम लोग टारगेट मान के चल रहे हैं। टारगेट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, थर्ड शेल में, उसके बाद वाले जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको आप यहां पर काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है 4s के, ये न्यूक्लियस और 3d के बीच में नहीं आएंगे, ये 3d के बाद है, तो इसका कोई भी शील्डिंग या स्क्रीनिंग नहीं होगा, इनको नेग्लेक्ट कर देना है। अब d में एक इलेक्ट्रॉन है, वही हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है। रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं d और f के अलावा जो भी अदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबका शील्डिंग कितना मानना होता है, 1। इसका मतलब है 18 इंटू 1 कैलकुलेशन आ जाएगा, दैट इज 18। तो इसका सिग्मा भी आ गया 18, तो 3 यहां पर भी, और इसको भी जब हम z इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो z माइनस सिग्मा, अगेन आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो ये कैलकुलेशन है यहां पर z इफेक्टिव ऑन d इलेक्ट्रॉन्स। अब एक खास बात यहां पर नोटिस करेंगे,
क्या खास बात है, जब हम आउटर मोस्ट शेल एस और पी मान के चल रहे हैं, तो आउटर मोस्ट शेल एस और पी मान के जब हम 3D सीरीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 3D सीरीज की, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर और लास्ट में आते हैं जिंक। ध्यान सुनिएगा, Z का वैल्यू 21, 22, 23, 24, 25 अप टू 29 एंड 30 ये चला गया। जैसा हमने सेकंड और थर्ड पीरियड में देखा था, लेफ्ट टू राइट जाने पर Z का वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रहा था, 1 से, यहां भी इंक्रीज हो रहा है 1 से। सिग्मा का वैल्यू इसके लिए आया 18। तो टाइटेनियम के लिए, जब आउटर मोस्ट शेल एस और पी मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, तो टाइटेनियम के लिए वैल्यू कितना आएगा, 18.85। कितने से इंक्रीज हो गया, 0.85 से इंक्रीज होगा। क्यों हो गया, क्योंकि याद करिए स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1, टाइटेनियम का 4s2 3d2। तो आप देख सकते हो वो जो नया इलेक्ट्रॉन आया है, वो नया इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं आके कहां आ रहा है, 3d में। और वो 3d क्या है बेटा, n-1, और n-1 का हर इलेक्ट्रॉन सिग्मा कितने से बढ़ाता है, 0.85 से। यहां से यहां जाने पर भी जो वैल्यू है वो यहां पर 1 से बढ़ा, तो यहां पर कितने से बढ़ेगा, 0.85 से। यहां से यहां जाने पर वैल्यू, अब थोड़ा सा एक्सेप्शन आएगा, कहां पर, क्रोमियम और कॉपर पे, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। उसमें नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है 4s2 वाला भी इलेक्ट्रॉन कहां जम कर देता है, क्रोमियम के डी में या कॉपर के डी में। तो इस तरह से सीक्वेंस है। जनरली हम ये बोलेंगे डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर 3D सीरीज में एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, सिग्मा भी इंक्रीज हो रहा है, और Z इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, क्योंकि Z इफेक्टिव का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे 3, 3.15, 3.3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तीनों चीजें इंक्रीज हो रही है। बट अगर मैं सिग्मा और Z इफेक्टिव के डोमिनेशन की बात करूं, तो बेटा सिग्मा का वैल्यू जनरली कितने से इंक्रीज होगा, यहां पर 0.85 से, क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन n-1 में आ रहा है। और Z इफेक्टिव कितने से इंक्रीज हो रहा है, यहां पर 0.15 से। तो सिग्मा और Z इफेक्टिव में से ज्यादा डोमिनेंट कौन हो जाएगा, तो सिग्मा डोमिनेंट हो जाएगा इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, मतलब सिग्मा की बात कर रहा है। सिग्मा कहां पर ऑब्जर्व नहीं होगा, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है उसमें सिग्मा का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस और एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में रिपल्शन लगाने के लिए, उनके अट्रैक्शन को रोकने में कोई काम नहीं आएगा। तो हीलियम प्लस की अगर मैं बात करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, लिथियम प्लस 2 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सिमिलरली अगले क्वेश्चन की बात करें, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ Z इफेक्टिव। तो बेटा Z इफेक्टिव का करेक्ट ऑर्डर आपको देखना है। पहला केस देखें, केसेस को पहचानना सीखें। जनरली 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते पीरियोडिक टेबल में, सेम पीरियड के, सेम ग्रुप के, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के, या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट के। और इसके अलावा जो केसेस बनते हैं वो रैंडम केसेस बनते हैं। पहला वाला केसेस देख के पहचाने तो कोबाल्ट के स्पीशीज है, मतलब डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। जब डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है, तो इसके लिए हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था कि Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर कोबाल्ट +2 +3 में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है? यस। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा, मतलब यह ऑर्डर करेक्ट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, स्कैंडियम। अब ये देखो, ना तो ये सेम पीरियड है ना ये सेम ग्रुप है। जब भी सेम पीरियड और सेम ग्रुप ना हो और आपको आयंस दिखें और अलग अलग एटम्स पे अलग अलग चार्ज दिखें, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले केस हो सकते हैं। इनको अगर आप चेक करें तो ये तीनों अगर आप देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? Z इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। बट ऑर्डर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि पोटेशियम और कैल्शियम आप देखें ऑर्डर में नहीं है। इसी तरह से इसको देखें, सी ऑप्शन को, I+I और I-। अगेन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, बट इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए था? रिवर्स, क्योंकि जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा। और लास्ट वाला केस भी आप देखें तो सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज है, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव कम, और जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा। तो करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हो जाता है? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं Z इफेक्टिव का। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव ऑफ लिथियम इज X, देन कैलकुलेट द
Z इफेक्टिव ऑफ कार्बन। ऐसे ही क्वेश्चन जब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कराया था तब भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो देखिए आपको सबसे पहले देखना है कौन कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही, लिथियम और कार्बन। क्या ये दोनों एलिमेंट सेम पीरियड में आते हैं? तो यस, लिथियम का Z इफेक्टिव आपको कितना दे रखा है बेटा? X। तो लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन और फिर कौन आएगा? कार्बन। और कार्बन का Z इफेक्टिव हमें फाइंड आउट करना है। तो याद करिए एस और पी ब्लॉक में या सेकेंड पीरियड की अगर मैं बात करूं, जो हमने ट्रेंड देखा भी था, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हर एडजेसेंट एलिमेंट में Z इफेक्टिव का वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रहा था? 0.65 से। तो एक बार 0.65, दो बार 0.65 और तीसरी बार 0.65 जब इंक्रीज होगा तो X प्लस 0.65 प्लस 0.65 प्लस 0.65, इसका मतलब है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If Z effective of sodium is X, then calculate Z effective of calcium. Again, दो एलिमेंट जिनके बीच में कंपैरिजन है, इनकी पोजीशन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहले सोडियम की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 है और कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 2 है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आ गया। दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस बिलोंग्स टू फोर्थ, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड। ये एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह से ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन आ जाएगा बेटा? बेरिलियम, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर आ जाएगा कैल्शियम, फिर आ जाएगा स्ट्रोंशियम और लास्ट में कौन आ जाएगा? बेरियम। अब आप देखिए जिन दो एलिमेंट्स पे हमें फोकस करना है वो दो एलिमेंट कौन से हैं? सोडियम और कैल्शियम। हमने ग्रुप के ट्रेंड समझे थे, तो ग्रुप के ट्रेंड में याद करिए लिथियम से सोडियम जाने पर Z इफेक्टिव क्या हुआ था? इंक्रीज। बट सोडियम ऑनवर्ड्स इन सबका Z इफेक्टिव क्या होता है बेटा? सेम। तो अगर सोडियम का Z इफेक्टिव X गिवन है तो इसका मतलब है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सभी का Z इफेक्टिव हमें क्या मान के चलना है? X। और अगर सोडियम से मैं मैग्नीशियम आ रहा हूं, इधर आ रहा हूं, मैग्नीशियम आ रहा हूं, तो बेटा सेकेंड और थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में Z इफेक्टिव कितने से बढ़ता है? 0.65 से। इसका मतलब अगर सोडियम का Z इफेक्टिव X है तो मैग्नीशियम का Z इफेक्टिव X प्लस 0.65 निकल के आएगा। और सेम ट्रेंड यहां भी होगा, जो Z इफेक्टिव मैग्नीशियम का है इस पूरे ग्रुप का Z इफेक्टिव भी वही होगा, दैट इज X प्लस 0.65। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा X प्लस 0.65। तो ये Z इफेक्टिव के प्रॉब्लम्स हैं।